हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी अल्पना। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2019 प्रथम प्रश्न पत्र है, कक्षा 1 से 5 तक का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए अपना मूल्यांकन कीजिए और पेपर को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या फिर एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या है उत्तर? नंबर एक डी है प्रश्न नंबर 1 का, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को यह जानने के लिए किया जाता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वह प्राप्त हुए अथवा नहीं। परीक्षा की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक शब्द है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। इसमें छात्रों को के विषय विशेष में योग्यता का आकलन किया जाता है। सर्वांगीण विकास कितना हुआ, अतः मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, या एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। तो नंबर सी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की संरचना से अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति एक बार संरचना को सीख जाता है तो भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों की एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दबाव में आ जाते हैं, या किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, या सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, या निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो प्रयास करना बंद कर देते हैं, ये तो निगेटिव है पूरा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सीटेट में यही है कि आपको सकारात्मक क्वेश्चन मतलब जो आंसर है उसी पर टिक करना है। तो इसमें तीनों में सकारात्मक आंसर है कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्या है कि विद्यालय में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का सीधा संबंध छात्रों से होता है। शिक्षक बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। वह छात्रों को प्रगति की राह दिखाने वाला एक पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। यदि शिक्षक को छात्रों की योग्यता का सकारात्मक विश्वास होता है तो छात्र भी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों की गलतियां। नंबर 1 ए है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। नंबर बी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। सी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। डी, बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार देनी चाहिए। नहीं, बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक भाग होता है। उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यदि वे उसमें असफल रहते हैं तो अपनी गलतियां का पता लगाते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है जो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि जब विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल या प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। जब विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल मतलब स्वयं की पहल व प्रयास शामिल है तो निम्न में से किसका उदाहरण है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि, बुद्धि, या फिर निगमनात्मक विधि। तो नंबर ये है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है।
विधि होती है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहते हैं। इसमें अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? आइए पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। क्या है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य आसानी से छोड़ देने की संभावना बढ़ जाती है। ये क्या हो सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, कि संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ये क्या है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। प्रस्तुत गद्यांश विद्यार्थी के संज्ञान एवं संवेग सिद्धांत को दर्शाती है, जो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है को रेखांकित कर रहा है। मतलब ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? ए है आपका कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। बी है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। नंबर सी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। नंबर डी पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के निर्देश दे सकता है, जिससे छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को सहजता से करने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। या सी बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए आपको मात्रात्मक धनात्मक कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन क्या है कि बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव हैं कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक या धनात्मक या बेहतर होती है। ओके, प्रश्न नंबर 9 है आपका जेंडर क्या है? कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, कि एक आर्थिक अवधारणा है, कि एक जैविक निर्धारक है या एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो उत्तर में आपका है कि जेंडर जो है वो जेंडर यानी जिसको लिंग कहते हैं एक सामाजिक संरचना है। वर्ष 1970 तक स्त्री और पुरुषों में जैविकीय लक्षणों के आधार पर असमानताओं का अध्ययन किया जाता था। बाद में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान लिंग भेद के अध्ययनों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया, जिससे स्त्री और पुरुषों में सामाजिक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थताओं के आधार पर भिन्नताओं की खोज की जाने लगी। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? नंबर ए शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। बी सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। नंबर सी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। डी संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व।
तो सी है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। उत्तर सी, प्राणी के जीवन काल में अनेक अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि। बाल विकास में केवल बाल्यावस्था का ही नहीं, अवधि विकास क्रम के सभी आयामों, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, आप देख रहे होंगे कि अनेकों। क्या शब्द दिया गया है? अनेकों, जो कि ये गलत है। एक का बहुवचन अनेक होता है, जो अनेकों लिखते हैं वो अशुद्ध शब्द है, वो शुद्ध नहीं है। अनेक खुद एक बहुवचन शब्द है, इसलिए उसका बहुवचन नहीं हो सकता है अनेकों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए है कि बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। बी है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। सी है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। डी है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो आंसर नंबर आपका बी सही है कि बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। इसका क्या है पूरा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। बहुआयामी बुद्धि से संबंधित सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी होता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि एवं अस्तित्ववादी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक माध्यम है? तो प्राथमिक आपका परिवार आता है, ठीक है। विद्यालय और मीडिया आपका द्वितीयक में आता है। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय गतिविधि है या एक अनुबंधित गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है या एक व्यक्तिगत गतिविधि है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कि अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। आइए पढ़ते हैं पूरा। लेव वाइगोत्स्की 1896 से 1934 सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं और मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिससे बच्चे शिक्षा और सामाजिकरण के संदर्भ में ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चे का ध्यान, अवबोध व स्मृति क्षमताएं ज्ञान के विभिन्न उपकरण जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा और धर्म आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाता है और फिर अपने अनुभव का वैश्विक करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? कौन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था? विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो नंबर बी है आपका विचारों की अनुक्रमणीयता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालकों की विचारों की अनुक्रमणीयता प्रारंभ होती है। जीन पियाजे ने कहा है कि बालक अपने परिवेश में वस्तुओं को पहचानने लगता है एवं उनमें अंतर समझने लगता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं को इकट्ठा करता है तथा पहली अवस्था की तुलना में अधिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर के, और आपका सी-टेट अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा बड़े आराम से। और आज मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। कल इसी टाइम आपको
16 क्वेश्चन और मिलेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं CDP में। तो वीडियो मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बाय।